मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन एवं जोनल अध्यक्ष, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, पुनः अपने दिव्यांग भाई बहनों के बीच एक नए विषय वस्तु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी जानकारी हमें शायद ही किसी भाई बहन को होगी, उस विषय में जानकारी देने हेतु आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हम बताने जा रहे हैं वह निःशक्त अधिनियम 2016 की अध्याय 11 के विषय में। दिव्यांगों के लिए एक संबंधित विभाग होता है। उस विभाग के बाद सेंट्रल स्तर पर और राज्य स्तर पर एक एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी मतलब परामर्श देने वाली बोर्ड के गठन किए जाने का प्रावधान है। मतलब निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 60 के तहत केंद्र परामर्श देने वाली बोर्ड का गठन होना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया है। मतलब केंद्रीय परामर्शदात्री सलाहकार बोर्ड, ये निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 60 के तहत इसकी गठन की जाती है। अब हम चलते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 के अध्याय 11 की धारा 61 की ओर। तो 61 ये कहता है कि केंद्रीय परामर्शदात्री सलाहकार बोर्ड के कार्य हेतु जो नियम और शर्तें हैं उस विषय में बताती है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में जितने सदस्य होते हैं सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष तक हो रहता है। वो 3 साल के लिए ही उसमें मेंबर रह सकते हैं। दूसरी बात, निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 60 के उपधारा 2 के उपखंड द के तहत अगर सरकार चाहे तो किसी भी सदस्य को 3 साल पूर्ण होने के पूर्व भी सलाहकार बोर्ड से बाहर निकाल सकती है। तीसरी, निःशक्त अधिनियम की धारा 60 के उपधारा 2 के खंड द के तहत उस व्यक्ति को पुनः नामित किया जा सकता है जो व्यक्ति तत्काल 3 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो और पुनः इस सलाहकार बोर्ड के गठन करने के लिए प्रावधान या प्रक्रिया शुरू हो गई हो, तो कोई भी व्यक्ति विशेष को सरकार चाहे तो दोबारा चुन सकती है।
चौथी, निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 60 के उपधारा 2 के खंड द संविधान निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 60 उपधारा 2 और खंड द को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सदस्यों का इसमें जो सेवा शर्तें हैं इसके विषय में भी जानकारी पूर्ण होना चाहिए, जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए। आगे, वो सदस्य केंद्र परामर्श देने वाली सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता जो दिवालिया हो गया हो, जो पागल हो गया हो, या जिसका नाम उसके आपराधिक गतिविधि के कारण किसी पुलिस रिकॉर्ड में हो। वो व्यक्ति कभी भी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आगे, कि कोई भी स्थान रिक्त नहीं रह सकता। अगर 3 साल किसी का कार्य पूरा हो जाता है और नए व्यक्ति को उस पद पर नामित करने के लिए जब तक चुनाव नहीं कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को उस समय तक जो है उसी पद पे बैठ के रह के उसका कार्य करना पड़ेगा। आगे बात करें तो केंद्रीय परामर्शदाता सलाहकार बोर्ड के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जो अलाउंस दिया जाता है, उनको जो भत्ता देय होता है, वो भत्ता कितना देय होता है और कितना देय होना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए भत्ता, इसका तय केंद्रीय सलाहकार बोर्ड नहीं करती, अपितु इसका निर्णय जो करती है केंद्र सरकार करती है। तो ये हुआ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के कार्यों का निर्देश या केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का कार्य एवं दिशा निर्देश जो मैंने बताया। पहली बात कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्यों का नामित केंद्र सरकार करती है। दूसरी बात, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तीसरी बात कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के किसी भी सदस्य को 3 साल पूर्ण होने से पहले भी निकाल सकती है। चौथी बात कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य का अगर कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हो जाता है और उस पद पर जब तक नए व्यक्ति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति उस पद पर कार्य करता रहेगा। जो व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया हो या किसी अपराध में संलिप्त हो, तो वैसे व्यक्ति को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य बिल्कुल नहीं बनाया जाता।
हाँ, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में अगर कोई सदस्य काम नहीं करना चाहता है तो स्वेच्छा से वो त्याग पत्र दे सकता है। जब तक वो काम करना चाहेगा तब तक काम करेगा। अगर वो काम करना नहीं चाहेगा तो त्याग पत्र दे करके केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से वो अलग हो सकता है। अयोग्यता जो है, अपात्रता जो है, वही है कि वो लोग कभी पात्र नहीं होंगे जो पागल हो, दिवालिया हो या आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो या पुलिस रिकॉर्ड में अपराध में वो संलिप्त पाए गए हों। ये निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 62 में बात कही गई है कि दिवालिया व्यक्ति या पागल व्यक्ति या आपराधिक व्यक्ति को केंद्रीय परामर्शदात्री सलाहकार बोर्ड में सदस्य के रूप में उसे नामित नहीं किया जा सकता। ये 3 प्रकार के व्यक्तियों को। अब हम बात करते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 63 की। तो निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 63 ये कहती है, स्थानों की रिक्ति। मैंने पूर्व में बताया था निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 61 में कि केंद्र सरकार चाहे तो 3 साल पूर्ण होने से पहले भी किसी व्यक्ति को हटा सकती है। तब किसी व्यक्ति को हटाएगी तो पद तो रिक्त हो जाएगा। तो उसी पद के रिक्ति के संबंध में निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 63 में ये बात कही गई है, स्थानों की रिक्ति। अब हम चलते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 64 में। तो निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 64 ये कहती है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का बैठक जो होना चाहिए साल में 6 महीना में कम से कम 1 बार और 1 साल में कम से कम 2 बार होना नितांत आवश्यक है। निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 64 कहती है कि केंद्रीय परामर्शदात्री सलाहकार बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा दिव्यांग की समस्याओं, दिव्यांग के अधिकार, उनके कल्याण से संबंधित बैठक 6 महीने में कम से कम 1 बार या साल में कम से कम 2 बार होना नितांत आवश्यक है। अब हम चलते हैं निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 65 की ओर। तो निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 65 ये कहती है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में जितने भी व्यक्ति नामित हुए हैं, जैसे कल्याण विभाग के संबंधित मंत्री, कल्याण विभाग के उप मंत्री, शिक्षा विभाग के सचिव, उद्योग विभाग के सचिव, रोजगार विभाग के सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, भूमि सुधार विभाग के सचिव, मतलब प्रत्येक विभाग के सचिव होते हैं। इसके अलावे 5 दिव्यांग जो एक्सपर्ट होते हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, जिन्हें विशेष जानकारी होती है,
और 10 वैसे दिव्यांग को लिया जाता है जो एनजीओ से जुड़े रहते हैं और वो एनजीओ दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही होती है। वैसे व्यक्तियों को भी जो है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया जाता है सरकार के द्वारा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं इसके सदस्य। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का जो कार्य होता है, जिसका उल्लेख निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 65 में किया गया है, तो इनका कार्य होता है कि नियम और अधिनियम में जो भी दिव्यांग के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है, उनको धरातल स्तर पर कैसे लाया जाए, सुचारू ढंग से कैसे उसे लागू किया जाए, जिससे कोई भी दिव्यांग वंचित न रहे। कोई ऐसा चीज़ या ऐसी बातें जैसे आजकल बिहार में सुनने के लिए मिलता है कि बिहार के दिव्यांग भाई बहनों को पेंशन मात्र 500 रुपया मिलता है। तो बात यहीं पे आती है 65 में निःशक्त अधिनियम 2016 की धारा 65 में केंद्र की बात करते हैं। केंद्र के जो सलाहकार बोर्ड हैं, उसी प्रकार राज्य के भी सलाहकार बोर्ड होते हैं, और दोनों सेम ही कार्य रहता है। वो केंद्र में करते हैं, राज्य में करते हैं, लेकिन दोनों का सेम ही कार्य है, एक ही जैसा कार्य है। तो सरकार को ये अनुमोदन करते हैं, आपस में विचार करके रिकमेंड करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है प्रत्येक चीज़ों की। दिव्यांग जो हैं अति संवेदनशील लोग होते हैं, ये भूखे न रहें, किसी के ऊपर आश्रित न रहें। इसलिए माननीय जो भी हों, संबंधित मंत्रालय को एक अनुमोदन, एक रिकमेंडेशन भेजते हैं कि इनका पेंशन अब 400 से बढ़ाकर कम से कम 4,000 रुपया या 2,500 रुपया, 3,000 रुपया किया जाए। अब हम बताते हैं कि निःशक्त अधिनियम 2016 केवल बिहार में लागू नहीं है, अपितु सभी राज्यों में लागू है। तो यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू है, तो फिर पेंशन एक जैसा क्यों नहीं? पता है क्यों नहीं एक जैसा? सिर्फ यही सलाहकार बोर्ड के कारण, जिसकी बात मैंने कई बार किया, जिसके लिए सरकार दोषी नहीं है। कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया सेक्शन 65 का कि पेंशन यहाँ से बढ़ेगा और इनके रिकमेंडेशन से बढ़ेगा। हम सभी गुमराह होते रहे और किसी के इशारे पर जो है भेड़ बकरी की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह खुद को घसीटते हुए एकजुट होते रहे। लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये व्यक्ति हमारी समस्या का निराकरण करने के लिए नहीं, हमारी समस्या को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी समस्या को बढ़ाकर अपने निजी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए बुला रहा है। मैं पूछता हूँ कि भी अभी तक कितने दिव्यांग भाई बहनों को इस सेक्शन के विषय में बताया गया? किसी को नहीं बताया गया। न तो 65 के विषय में बताया गया, न तो 66 के विषय में बताया गया। क्योंकि 65 तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, केंद्र की बात आती है,
लेकिन 66 तो राज्य सलाहकार बोर्ड के ऊपर आ जाती है, राज्य सलाहकार बोर्ड के विषय में कहती है। तो 66 के तहत जो भी सदस्य हैं वो क्या कार्य किए? जिस प्रकार पब्लिक सेक्टर में जो है कर्मचारी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो कोऑर्डिनेटर एक यूनियन के रूप में होता है, ट्रेड यूनियन के रूप में, जिसे ट्रेड यूनियन कह सकते हैं। जिसका जेसी दिल्ली में काम करता है, दिल्ली में रहता है, वो उसका चुनाव होता है, चुनाव करके कर्मचारी भेजता है। जब जेसी वहाँ पहुँच जाता है जीत कर, तो नियमतः किसी भी कर्मचारी को जो भी समस्याएं होती है उस समस्या को जेसी जो है संबंधित मंत्रालय या संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करती है, मंत्री से बात करती है। जैसे रेलवे में बोनस का, रेलवे में बोनस के लिए जो है जेसी अपनी बातों को कर्मचारियों की ओर से रखती है, एक रिकमेंडेशन भेजती है। उस रिकमेंडेशन पर संबंधित विभाग या संबंधित मंत्रालय विचार करती है। विचार करने के उपरांत अगर कहती है कि मैं नहीं दूंगा, तो जेसी बोलती है कि हम पूरे कर्मचारियों से बात करके जो है हड़ताल शुरू कर देंगे, या किसी सांकेतिक तौर पर जो है हम काला दिवस के रूप में मनाते रहेंगे जब तक कि हमें हमारी मांग सरकार पूरी नहीं कर देती। अब बताइए कि हम कहते हैं कि यहाँ पे कौन दोषी है? सरकार दोषी है, हम दोषी हैं, या जेसी दोषी है? जेसी मीन्स राज्य सलाहकार बोर्ड या केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। तो जेसी जब बातों को रखती है तो उस पर मुहर कैसे सरकार का लग जाता है? बोनस के लिए या भत्ता के लिए या अन्य समस्याओं के लिए जो व्यक्ति ट्रेन चला रहा है, लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, और उसका आई विजन कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर क्यों नहीं किया जाता? पता है क्यों? क्योंकि जेसी कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में जो हो सकता है वो मैक्सिमम प्रयास करती है और सरकार के सामने अनुशंसा करती है। तब उस व्यक्ति को डिकैटेगराइज करके उसी ग्रेड में किसी अन्य पद पर आसीन किया जाता है जिसमें वो काम कर सकता है। तो समस्या हमें सरकार से नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि अपनी मांग को सरकार के सामने रखो, घेराव करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, ये करो वो करो, जिसमें किसी भी दिव्यांग के साथ अहित हो सकता है, आम पब्लिक परेशान होती है, इसमें रोड जाम होता है, इसमें न दिव्यांगों को सुरक्षा मिलती है, न संरक्षा मिलती है, न भोजन मिलता है, न पानी मिलती है। अगर किसी दिव्यांग के पैसा घट भी जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं रहता।
कि तुमको जाने आने या खाने के लिए पैसे है या नहीं है। इसमें सरकार कहाँ दोषी है बताइए। बुलाने वाले, सम्मेलन बुलाने वाले या मीटिंग बुलाने वाले, चाहे कोई भी संगठन हो, कभी राज्य परामर्शदात्री सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट लेवल में जो एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ 66 के तहत, कभी उन्होंने पत्रचार किया, लिखा कि आप ये कीजिए, क्यों नहीं कर रहे आप, जिसमें 15 दिव्यांग भी हैं सदस्य। जब तक ये लिख करके रिकमेंड करके भेजेगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये राज्य सलाहकार बोर्ड ही कर रहा है, केंद्र के लिए केंद्र सलाहकार बोर्ड कर रहा है, जिले के लिए जिला सलाहकार बोर्ड कर रहा है। जब ये रिकमेंड करके भेज ही नहीं रहा है तब पेंशन भैया आपको क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसमें तो हमारा आपका भाई बहन ही बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस नाम पर जो है कि सरकार दोषी है, उसका घेराव करो। एक तरफ तो भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ, कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल दिव्यांग प्रकोष्ठ, फलाना दिव्यांग प्रकोष्ठ, फलाने दिव्यांग प्रकोष्ठ, ये क्या है? एक तरफ साझा करते हैं, एक तरफ बैठ के चुस्की लेते हैं, मज़े लेते हैं, पीना खाना इनका होता है, और दूसरी ओर दिव्यांग को गुमराह करके इनके खिलाफ खड़े कर देते हैं। अब भोले भाले दिव्यांग जो अनजान होते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है, उनकी भावना, संवेदना और भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें मोहताज बनाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर, धिक्कार है ऐसे लोगों की मानसिकता पर, धिक्कार है ऐसे लोगों को घर में दी हुई परवरिश पर। जो इस प्रकार के कार्य दुनिया के अति संवेदनशील वर्ग, दिव्यांग वर्ग के साथ में ये कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों से कहता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई जो भी बातें हैं उसे ध्यानपूर्वक समझे, सुने, जाने, और किसी के बहकावे में आकर आंदोलन या निरर्थक उद्देश्य से की जाने वाले सम्मेलन में भाग बिल्कुल न लें। जितनी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सकते हैं बटोरिए, जानिए, समझिए, क्योंकि आपको बताने वाला, आपको जनाने वाला कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ये आप ही को करना है, हम ही को करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।